नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे पर इसकी एवं पर्यावरण के 50 प्रश्न करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के करने वाले हैं। ये 50 प्रश्न आपके पर इसकी और पर्यावरण के टॉपिक से जो अभी तक एग्ज़ाम में टीटी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, साथ ही साथ संभावित प्रश्न हैं, साथ ही साथ मॉडरेट प्रश्न हैं। ए टू जेड यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर से टॉप 50 प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। बाकी सभी क्लासेज के क्लास चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए यहाँ पे वन लाइनर हम 50 प्रश्न करने जा रहे हैं। ए टू जेड ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? सभी जानते हैं 1986 में पारित हुआ था। इसके बाद आपका जो है सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। सेकंड प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? जी हाँ दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं सन 2002 को। जी हाँ दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? आपके सन 2002 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? तो बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, यह जैव विविधता की बात करेंगे। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वाल्टर जी रोसेन ने 1986 में किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय आपके भारत में चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक से अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्त होने के कगार पर खड़ी जो संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की सूची को रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक एक सार्वजनिक डेटाबेस है जो किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद पौधे, जानवरों, कवक और स्थानीय उप प्रजातियों की लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों को रिकॉर्ड करता है। रेड डाटा बुक जो होता है कुछ प्रजातियों पर डेटा प्रदान करती है जो विलुप्त होने के कगार पर होती है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो है निकाली जाती है? तो रेड डाटा बुक आपके IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा निकाली जाती है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ पर है? IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड पर स्थित है। EVS GK बाई जायसवाल सर अवश्य पढ़ें, सर्च करें। अदर प्लेटफॉर्म चाहे टेलीग्राम बात करें, इंस्टाग्राम बात करें, फेसबुक पेज की बात करें, सभी पे फॉलो कीजिएगा। टीटी में नंबर 1 फैमिली आपका टीटी फैमिली। दोस्तों, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? जी हाँ दोस्तों, रेड डाटा बुक को पहली बार 1968 में जो है प्रदर्शित किया गया था। 1968 में जो है रेड डाटा बुक को पहली बार प्रदर्शित किया गया। विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा 1968 में किया गया था। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? तो रेड डाटा बुक में जो संकटापन्न जीव हैं उनको दोस्तों पिंक रंग से जो है दर्शाया गया है, नोट कर लीजिएगा। रेड डाटा बुक में प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें 3 प्रकार के पेज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला पेज होता है हरा पेज, जिसे हम ग्रीन पेज कहते हैं। इन प्रजातियों के ऊपर कोई खतरा नहीं रहता है। दूसरा है आपका गुलाबी पेज, पिंक पेज, इन प्रजातियों के ऊपर खतरा रहता है। तीसरा पेज आपका कहलाता है लाल पेज, रेड पेज। इस प्रकार के प्रजातियों को समाप्त होने वाले होते हैं जो समाप्त हो चुके होते हैं। अब आप ये बात करते हैं विलुप्त प्राय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है जो निम्न प्रकार के हैं। तो विलुप्त प्राय श्रेणी के अंतर्गत किनको रखा जाता है? डायनासोर, डोडो मॉरिशस, ब्लू की बात करेंगे, आपके मैमूथ की बात करेंगे, और अगला आपका है
टैसूनियन टाइगर की बात करेंगे। दूसरा आता है अति संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाले जंतु। पहला आपका ग्रेट इंडियन बर्ड्स पक्षी की बात करेंगे, हिमालय बटेर की बात करेंगे, भारतीय चीता की बात करेंगे, गिद्ध की बात करेंगे। ये चार महत्व है। अति संकटग्रस्त की श्रेणी की बात करते हैं। अगला आता है संकटग्रस्त प्रजातियाँ। संकटाग्रस्त या संकटग्रस्त प्रजातियों में लाल पांडा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, नाचने वाला हिरन, हिम तेंदुआ, ये चार महत्वपूर्ण संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 2020 जैव विविधता पर दशक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011-20 को 22 दिसंबर 2010 को कब घोषित किया गया था? इस दशक को 22 दिसंबर 2010 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया था। तो ये भी कौन सा दशक 2011 से 20 और कब घोषित किया गया? 22 दिसंबर 2010 को। तो दोनों चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। रामसर संधि किससे संबंधित है? तो रामसर संधि जो है आर्द्र भूमियों में संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। अगला है विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, अव्वल आना, 50 में से प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से अटेंड करना, अधिकतम अंक प्राप्त करना। तो आप सभी लोग जानते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दिन दिवस से प्रश्न जरूर आता है। तो विश्व जल दिवस सभी लोग जानते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी बार पूछा गया है। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस आपके 22 मई को मनाया जाता है। जी हाँ 22 मई को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, लगभग सभी लोग जानते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है। जी हाँ 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? लगभग ये भी सभी लोग जानते हैं कि आपके 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि प्रवासी पक्षी और उनके आवासों को संरक्षण की आवश्यकता को विश्व भर के लोगों को समझाने और उन्हें जागरूक करने के लिए साल में 2 बार मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर का जो सेकंड सैटरडे होता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाए? अभी 2022 में 8 अक्टूबर को यह मनाया गया था। ठीक है, तो विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य प्राणी दिवस आपको 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो भारत में देखा जाए विश्व की 7 से 8% जो है आपकी जैव विविधता है। जी हाँ भारत में विश्व की 7 से 8% जो है आपकी जैव विविधता है। अगला राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र आपके पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर पर आपके स्थित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। जी हाँ 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगला है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? काफ़ी बार यह पूछा गया प्रश्न है। इकोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जी हाँ दोस्तों इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले और कहीं आपके एजी टांसले हैं, इसको भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बायोस्फीयर रिजर्व का सर्वप्रथम प्रयोग आपके एडवर्ड सुएस ने किया था। जी हाँ नोट कर लीजिएगा एडवर्ड सुएट ने बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया।
अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? सभी लोग जानते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अगला, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है आपके नई दिल्ली पर स्थित है। ईवीएस जीके बाय जायसवाल सर आप सर्च कर सकते हैं। बाकी अगला आज का जो चैप्टर है इकोलॉजी एवं एनवायरनमेंट का चैप्टर है, इससे टॉप 50 प्रश्न कर रहे हैं और टॉप 50 में से आपके प्रश्नों की कड़ी में अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जो उत्तराखंड पर स्थित है। यह कब शामिल किया गया? 1921 में यह शामिल किया गया। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है या स्थित है? राजीव गांधी नेशनल पार्क आपके कर्नाटक पे स्थित है। अगला, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, नागरहोल जो राष्ट्रीय पार्क है कर्नाटक को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो केरल में स्थित जो पेरियार अभयारण्य है सभी लोग जानते हैं ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, केरल में स्थित जो पेरियार अभयारण्य है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB क्या है और इसकी शुरुआत कब की गई? तो यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB जो है आपका ये एक कार्यक्रम है जो कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना। और इसकी शुरुआत कब की गई? 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो MAB की शुरुआत कब की गई? 1971 से की गई थी। अगला, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है यह कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क यह आपके हिमाचल प्रदेश पर स्थित है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। जी हाँ दोस्तों, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी लोकटक झील है। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य पर स्थित है? तो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपके उत्तराखंड राज्य पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड पर नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। अगला, शीत मरुस्थल। जी हाँ, कोट डिजायर की बात करेंगे, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र आपके हिमाचल प्रदेश राज्य पर स्थित है। इसको भी नोट कर लेना है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी प्यारे प्यारे मित्र भाइयों बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है TT एग्जाम को 101% यहाँ पे फतेह करना, क्रैक करना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? जी हाँ दोस्तों, भारत में हाथी परियोजना की अगर बात करते हैं 1992 में शुरू किया गया। जी हाँ, देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1991-92 में हाथी परियोजना शुरू की, जिसका आरंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया। तो दोस्तों, देश में हाथी जो परियोजना है वह कहाँ से किया गया, आरंभ कहाँ से किया गया? तो देश में जो हाथी परियोजना की शुरुआत झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभयारण्य भारत में कहाँ पर स्थित है? तो जंगली गधों का अभयारण्य भारत में गुजरात राज्य पर स्थित है। जी हाँ, गुजरात राज्य के कच्छ रण पर यह स्थित है। तो भारत में जो है जंगली गधा का जो अभयारण्य है वह गुजरात के कच्छ के रण पर स्थित है। लगभग 500 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है और भारत के सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी कहलाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में आपके कच्छ के रण पे जो जंगली गधों का अभयारण्य है इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अगला, एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो एक सींग वाला जो गैंडा है यह भारत के दोस्तों पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी एक सींग गैंडे का जिक्र होता है, ठीक है, तो असम का नाम यहाँ पे अवश्य लिया जाता है। काफ़ी बार यह पूछा गया प्रश्न है। अगला है, गिर के शेरों को रखने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं गिर के शेरों को रखे जाने हेतु जिस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है वह राष्ट्रीय पार्क श्योपुर है जो कि मध्य प्रदेश पर स्थित है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का श्योपुर जिले
में पालपुर कूनो नामक वन्य जीव, जी हाँ कूनो नामक, पालपुर कूनो नामक वन्य जीव अभयारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्वृष्टि स्थल के रूप में किया गया है? तो मध्य प्रदेश के शिवपुर स्थल की बात करते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह भी आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके साथ साथ दोस्तों मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। तो मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं? तो भारत के सभी लोग जानते हैं जो भारत का दिल कहने वाला राज्य है मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो अभी हम बात ही कर चुके हैं। जी हाँ, जो राज्य आपके साइबेरियन सारस के लिए एक आदर्श प्राकृतिक निवास है वह आपका राज्य है राजस्थान। जी हाँ, सा से साइबेरियन और राज्य से स्थान। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। दोस्तों भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? जी हाँ, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है आपके ये मणिपुर में स्थित है, जिसे हम केवुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। प्रश्न आ गया, विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर स्थित है और इसका नाम क्या है? केवुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, ये रहे टॉप 50 प्रश्न हमने कंप्लीट किया। पर इसकी एवं पर्यावरण की बात करेंगे, ठीक है, इकोलॉजी एवं इन्वायरमेंट की बात करेंगे। तो ये टॉप 50 प्रश्न आपको कैसे लगे सभी कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ साथ आने वाली जो क्लासेज है और इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सभी यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।